Good afternoon, students. How are you all? I hope that you all are fine and doing good at your home. So, welcome to your science class. We are studying our chapter number 12, friction. Until now, we have covered friction, factors affecting friction, types of friction, advantages and disadvantages of friction, how to reduce friction, and how to increase friction. So today we will study the last topic of this chapter, that is friction exerted by liquids and gases. Till now we have studied the force of friction that acts between two solid surfaces. राइट अभी तक हमने जो फ्रिक्शन पढ़ा वो बिटवीन टू सॉलिड सरफेस पढ़ा था. इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी लिक्विड एंड गैसेस के केस में फ्रिक्शन कैसे अराइज होते हैं और उनके क्या एग्जाम्पल्स होते हैं. सो लिक्विड एंड गैसेस को हम फ्लूइड्स बोलते हैं. फ्लूइड, दैट्स वाई इनसे जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है उसे हम फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं, विच इज़ आर टुडेज टॉपिक. When a solid body moves through a liquid or a gas, it also experiences this opposing force of friction. Okay. जब लिक्विड एंड गैस से कोई ऑब्जेक्ट हमारी मूव करती है, उससे पास होके जाती है, तब भी एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है, ओरिजिनेट होता है. कैसे? एरोप्लेन. एरोप्लेन जब फ्लाई कर रहा होता है तो देर आर चांसेस, आपने कभी सुना है प्लेन क्रैश हो गया. वो प्लेन क्रैश क्यों होता है? वो प्लेन क्रैश इसलिए हो जाता है क्योंकि एरोप्लेन अपनी जर्नी को कंटिन्यू आगे नहीं कर पाता, स्टॉप हो जाता है. और प्लेन स्टॉप कैसे हो जाता है? प्लेन स्टॉप हो जाता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द एयर. जैसे हमने सॉलिड सरफेस में पढ़ा था, लाइक इसमें कि ये जो टायर्स, जो रोलर्स है और ये जो फ्लोर है, ये दोनों सॉलिड सरफेस कॉन्टेक्ट में है. बट इन केस ऑफ एरोप्लेन व्हाट हैपेंस इज, ये जो एरोप्लेन का सरफेस है एंड प्लस जो एयर है, इनके बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है. एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन एरोप्लेन इज अनेबल टू मूव और टू कंटिन्यू द जर्नी एंड हेंस उनका इंजन बंद हो जाता है और प्लेन क्रैश होता है. सो प्लेन क्रैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लेन क्रैश इज अ रिजल्ट ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द एयर. ओके. सिमिलरली अगर हम बोट का एग्जाम्पल लें, सो बोट में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बोट में जो भी पर्सन होता है वो एक स्टिक लेके एक एक स्टिक होती है जिसे हम बो भी बोलते हैं, BOW, बो. वो उस बो से क्या करता है? पानी में उसे कॉन्टिन्यूसली चलाता रहता है. लाइक अगर हमें आगे जाना है तो उस बो को वो पीछे की डायरेक्शन में चलाता रहता है और उसी की मूवमेंट से जो शिप है वो आगे बढ़ पाती है. सो इसमें भी क्या है, इसमें जो हमारा वाटर है, वाटर और शिप के बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है. और मूवमेंट कैसे हो पाती है? जब हम उस बो की हेल्प से उससे कॉन्टिन्यूसली उसे चलाते रहते हैं. जब तक हम बो को चलाते रहेंगे तब तक हमारी शिप मूव करती रहेगी. और अगर आपने उस बो को चलाना बंद कर दिया तो एक टाइम पे, थोड़ी देर बाद आपकी शिप भी रुक जाएगी. दैट मीन्स कि यहाँ पे भी फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शन ओरिजिनेट हो रहा है जिसकी वजह से वो शिप रुक जाएगी. सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन. फ्लूइड फ्रिक्शन क्यों? क्योंकि ये गैसेस और लिक्विड की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फ्लूइड फ्रिक्शन. For example, a kite flying in the air, an aeroplane moving through air, and a submarine moving through water. These three are the examples of fluid friction. Experience the force of friction. As the common name for gases and liquids is fluid, जैसे कि हम गैसेस और लिक्विड को फ्लूइड बोलते हैं, दैट्स वाई इन फ्लूइड से जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ड्रैग ऑफ द फ्लूइड. ड्रैग ऑफ द फ्लूइड या फिर फ्रिक्शनल ड्रैग भी कह सकते हैं. नाउ व्हाट इज ड्रैग? ड्रैग इज नथिंग बट द force.
जो हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन एक टाइप की फोर्स है जो कि हमेशा हमारे अप्लाइड फोर्स के अपोजिट वर्क करती है। सिमिलरली इन केस ऑफ लिक्विड एंड गैसेस, जब इन पे फोर्स अप्लाई किया जाता है तो जो अपोजिंग फोर्स होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल ड्रैग। सो ड्रैग इज नथिंग बट force. The force of friction experienced by a moving body over liquid surface is very less as compared to that experienced while moving over a solid surface. इसमें ये बताया हुआ है कि जो फ्रिक्शन है वो सॉलिड सरफेस पे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ शिप एंड द सी वाटर इज़ वेरी लेस, देयरफॉर इट requires much more time and force to stop a moving ship in water. इन केस ऑफ शिप अगर हम देखें तो शिप और वाटर के बीच में, क्योंकि इसमें लिक्विड है, तो व्हाट हैपेंस इज कि इनके बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो कंपैरेटिवली स्लो होता है। बिकॉज फ्रिक्शन स्लो होता है, दैट्स वाई हमें शिप को रोकने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा टाइम लगता है हमें शिप को रोकने के लिए। ऑन द अदर हैंड अगर हम सॉलिड का एग्जाम्पल देखें, एक व्हीकल जो कि रोड पे चल रही है वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होता है बिटवीन द टायर एंड द रोड, और वहाँ पे सिंपली एक ब्रेक मार के आप उसे व्हीकल को रोक सकते हो। ड्यू टू अ लार्ज फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि सॉलिड सरफेस में जैसा हमने डिस्कस किया कि जो सॉलिड सरफेस होती हैं उनमें फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। मोर फ्रिक्शन, लिक्विड में comparatively less friction, and if we talk about gaseous तो gaseous में सबसे कम होगी, lesser friction as compared to solid and gas. Okay. In case of solid, it takes much less time and force to stop a moving car on the road. Okay. Next, when a person swims in water, the water exerts force of friction and opposes his motion. If you have ever done swimming, अगर आपने कभी स्विमिंग की है तो आपने नोटिस किया होगा। अगर आपने नहीं भी किया हुआ तो आप दूसरों को अगर स्विमिंग करते हुए आपने ऑब्जर्व किया हो तो आप देख सकते हो कि जब कोई स्विमर स्विमिंग कर रहा होता है तो जिस डायरेक्शन में वो जा रहा होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वाटर की फोर्स होती है, यानी लिक्विड की फोर्स होती है, जो कि हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि इनके फेस पे ऑपोजिट साइड से वाटर स्प्लैश कर रहा है। सो ये क्या है, ये हमारी फ्लूइड फ्रिक्शन है। सिमिलरली suppose that you are traveling on a bike, okay, this is a road and you are traveling in a bike, आप इस रास्ते पे जा रहे हैं और अगर आप हाई स्पीड पे जा रहे हैं, so what you can observe कि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एयर आती है जो कि आपको फील भी होती है, आप फील कर सकते हो आपके फेस पे जो एयर पड़ती है, जो ब्रीज पड़ती है एयर की, वो क्या होती है, दैट इज फ्लूइड फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड बाय एयर। The most interesting example of the friction of air is the case of meteor. Meteor जिसे हम normally commonly क्या बोलते हैं, shooting star. Meteors are stone-like objects which enter into the Earth's atmosphere from the outer space with a very high speed. Meteors हमारे क्या होते हैं, stones होते हैं जो कि बहुत ही high speed में अर्थ के surface के towards ट्रैवल करते हैं। एंड व्हाट हैपन्स इज कि जब मिटियोर्स हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो जैसे ही वो एंट्री मतलब जैसे वो एंट्री लेते हैं इसके अपोजिट फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है और इनकी स्पीड इतनी तेज़ होती है, जैसा मैंने आपको इस केस में बताया था कि एक रोड है उस पर आप व्हीकल पे ट्रैवल कर रहे हैं और अगर आप हाई स्पीड पे जाएंगे तो उसके ऑपोजिट आपको एयर आप फील कर सकते हैं। तो वो क्या है, फ्रिक्शन। वहीं पे अगर आप व्हीकल पे जा रहे हैं बट स्पीड उतनी नहीं है, स्पीड नॉर्मल या फिर कम है, तब उस केस में आपको उतना एयर फील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी स्पीड कम है, आपकी साइड से फोर्स कम है, दैट्स वाई जो ऑपोजिट में जो फोर्स एक्ट कर रहा है फ्लूइड फ्रिक्शन वो भी कम है। सो इससे हम ये
कंक्लूड कर सकते हैं कि जितनी ज़्यादा हाई स्पीड होगी उतना ज़्यादा ही फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, और जितनी कम स्पीड होगी उतना ही कम फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। सिमिलरली इन केस ऑफ जब मिट्योर्स जो मैंने आपको बताया बहुत ही हाई स्पीड से अर्थ की तरफ आते हैं, सो इन ऑपोजिट फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी इतनी ज़्यादा कि जब ये दोनों मिलती हैं सो क्या होता है, बर्निंग हीट प्रोड्यूस होती है और इवेंचुअली उस हीट से बर्निंग हो जाती है। ड्यू टू वेरी हाई स्पीड ऑफ मीटियोर्स, मीटियोर की हाई स्पीड की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, और फ्रिक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस होती है तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है विच इवेंचुअली रिजल्ट्स इन बर्निंग। और जब उस मीटियोर की बर्निंग होती है तो वो हमें स्पेस में एज अ शूटिंग स्टार दिखाई देते हैं। सो दीज आर नथिंग बट मीटियोर्स जो कि बर्न हो जाती हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। The burning meteors are seen by us as shooting stars coming down the sky during night. Most of the meteors falling from the sky are small and burn up completely before reaching the surface of earth. और जो ये most of the meteors हैं ये small in size होती है, that's why जब भी अगर ये burn भी हो जाती हैं तो अर्थ तक आते आते ये कंप्लीटली बर्न हो जाती है एंड हेंस अर्थ के एटमॉस्फेयर में कोई डैमेज नहीं होता। नेक्स्ट, द ऑटोमोबाइल सच एज कार्स, एरोप्लेन्स, रॉकेट्स आर स्पेशली डिजाइन टू हैव स्ट्रीमलाइन शेप्स। स्ट्रीमलाइन शेप्स कैसी होती हैं, ऐसी कर्व्ड, जैसे हमारी फिशेज होती हैं, फिशेज की बॉडी, बर्ड्स की बॉडी, ऐसे ही हमारे ये जो व्हीकल्स हैं, कार्स, एरोप्लेन्स, रॉकेट्स, क्या होती हैं इनकी लाइक कार्स हमारी सामने ऐसी होती हैं, कार्स हमारी, एरोप्लेन वी ऑल नो एरोप्लेन हमारी बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। रॉकेट्स में भी जो टेपरिंग एंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉरी जो एंड्स होते हैं वो टेपरिंग होते हैं, थिन होते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है ताकि जो सरफेस एरिया है एट द एंड वो कम हो, जिससे क्या होगा, जो कांटेक्ट एरिया है वो भी कम हो जाएगा, और अगर कांटेक्ट एरिया कम होगा तो फ्रिक्शन भी कम होगी, और अगर फ्रिक्शन कम होगी तो ये इजीली ट्रैवल कर पाएंगे, इजीली मूव कर पाएंगे। दैट्स व्हाई दे आर डिजाइन्ड इन स्ट्रीमलाइन शेप्स। किस लिए, टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन ऑफ एयर, फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए। When they move with high speeds through air. Even nature has shaped the bodies of all birds. जैसा मैंने आपको बताया जो birds होती हैं उनकी बॉडी भी streamlined होती हैं, जो fishes होती हैं उनकी बॉडी भी streamlined होती है। ऐसा क्यों होता है, birds की बॉडी भी streamlined इसलिए होती हैं ताकि वो easily fly कर सके एयर में, स्काई में। एंड फिशेस की बॉडी streamlined क्यों होती है, ताकि वो easily swim कर सके। Okay, so with this we have completed our chapter. So I hope that you have understood this chapter well, and let's just quick do a revision of the topic which we have covered today. In today's class we have covered fluid friction. Fluid means liquid and gases, and the friction produced in liquid or gases such as water or air, दैट इज नोन एज फ्लूइड फ्रिक्शन। क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो फ्लूइड की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, दैट्स वाई इट इज नोन एज फ्लूइड फ्रिक्शन। दैट वी हैव कंपेयर्ड कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होगी, लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी। लेट्स सपोज वी हैव 2 glasses, ओके, इन one glass वी हैव वाटर एंड इन अदर glass we have like sugar solution. okay now आप क्या कर सकते हैं, टेक अ कॉइन, आप एक कॉइन लो या फिर एक छोटा पेबल ले लो, पत्थर ले लो, आप उसे क्या करो, आप ये फिल्ड है वाटर से और शुगर सॉल्यूशन से, आप क्या करो वो पेबल या फिर कॉइन दोनों के अंदर डालो। वट यू विल ऑब्जर्व कि जो वाटर है ना, सिंपल वाटर, इसमें जो कॉइन है वो जल्दी नीचे आ जाएगा एज कम्पेयर टू शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन में कॉइन को थोड़ा टाइम लगेगा बॉटम तक आने में। ऐसा क्यों, क्योंकि शुगर सॉल्यूशन में इसकी जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ी
ज़्यादा है, दैट्स वाई फ्रिक्शन भी ज़्यादा है. एंड ऑल्सो एज कम्पेयर टू वाटर एंड शुगर सॉल्यूशन, सो वाटर हमारा फ्लूइडी टाइप है, बट जो शुगर सॉल्यूशन है एज कम्पेयर टू वाटर वो थोड़ा गाढ़ा होता है, विस्कस होता है. दैट्स वाई इस पे ज़्यादा टाइम लगता है. और यही अगर आप एयर पे डाल दो, लाइक नॉट एयर, बिना किसी ग्लास के जस्ट ऊपर से ये लाइक आपका टेबल है, आपने इस कॉइन को जस्ट ड्रॉप कर दिया तो ये उससे भी, वाटर से भी जल्दी यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन सबसे कम होती है. ओके, सो दिस इज़ हाउ इट वर्क. सॉलिड में सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होती है, जिसके बारे में हमने अपने चारों टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में पढ़ा था. लिक्विड में आपने केस देख लिया कि वाटर में जल्दी बॉटम पे आ जाएगा. जो शुगर सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें शुगर भी ऐड है तो एक कंसनट्रेशन इसकी बढ़ गई, दैट्स वाई ये इसमें थोड़ा टाइम लगेगा स्लाइटली कंपेयर टू वाटर. और एयर में तो वाटर से भी जल्दी वो अपनी जगह पे आ जाएगा. ओके, सो दिस इज़ इट. एंड आफ्टर दैट हमने कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.